स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग, क्योंकि अभी हमारा जो पॉलिटी में है वो केंद्र राज्य संबंध चल रहा है, तो उसी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है नीति आयोग का। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग आया किसकी जगह है? योजना आयोग की जगह। तो ये दोनों क्या है? ठीक है, नीति आयोग किस तरह से परिवर्तन लाएगा, आखिर क्या कमियां थी योजना आयोग में जो हमें नीति आयोग को लाना पड़ा, इन सब बातों में चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे नीति आयोग का संरचना क्या है, गठन क्या है, नीति आयोग के आने से केंद्र राज्य संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यदि ऐसा है कि नीति आयोग कहां तक केंद्र राज्य संबंधों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा, आप इसके बारे में टिप्पणी करो, या केंद्र राज्य संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा नीति आयोग आने से, या योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको मेंस में, और प्री में तो कुछ भी आ सकता है इसके फैक्ट से, तो मैंने उनको भी कवर किया है, आप उनको करिए। ठीक है, नीति आयोग पहला, तो नीति आयोग का पहला क्वेश्चन यहीं से होगा, फुल फॉर्म क्या होता है? तो एन फॉर नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, आई फॉर और टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कहने का मतलब राष्ट्र स्तर पे भारत में परिवर्तन लाएगा कौन? नीति आयोग। इतना समझ में आ गया? ओके। अब इसकी स्थापना किसकी जगह हुई है? इसकी स्थापना हुई है योजना आयोग की जगह। 2015 में योजना आयोग खत्म कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना हुई। तो यदि हमें नीति आयोग को समझना है तो सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा योजना आयोग को समझ लें, क्योंकि यदि योजना आयोग को समझ गए, ये समझ गए कि योजना आयोग में क्या कमियां थी, तो अपने आप समझ जाओगे कि वो कमियां दूर करने के लिए हम नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं ताकि यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या थे तो आप बता सकें। ओके, तो योजना आयोग का बेसिक देखते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, आपने जैसे वित्त आयोग का पढ़ा होगा, आर्टिकल 280 होता है। ठीक है, यूपीएससी, इन सब के आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी ऐसे जिस संस्था के आपको आर्टिकल मिल जाए तो संवैधानिक, और जिसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, तो वो गैर संवैधानिक। इतना याद रखिए। तो संवैधानिक निकाय नहीं था योजना आयोग, और योजना आयोग की स्थापना की थी 15 मार्च 1950 को, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, और स्थापना 15 मार्च 1950 में। अब क्या किया गया कि इसी योजना आयोग को खत्म कर दिया नई गवर्नमेंट ने, बीजेपी की, और इसकी जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया है। तो योजना आयोग उस समय जो था काम क्या करता था वो भी आप देख लो। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था, राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन, कहने का मतलब जो अपन पढ़ते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 10वीं 12वीं, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना अभी 2017 में खत्म हुई है, जो 2012 से 2017 तक थी। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया। अब इस तरह का नहीं है, दीर्घकालिक योजनाएं अब चल रही हैं, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई हैं। तो योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, और राज्यों को योजना बना के बताना कि कैसे आपको क्या करना है, और उनको मंत्रालयों को, राज्यों को पैसे की वित्तीय का आवंटन करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग का काम पंचवर्षीय योजना बनाए, और योजना बना के राज्यों को देना, और उनको फिर उस योजना के लिए वित्त का आवंटन करना, यानी पूरा कंट्रोल योजना आयोग अपने पास रखता था। जैसे मान लीजिए कोई योजना बनाई, हो सकता है उस राज्य में वो योजना काम ना करे, लेकिन अब योजना आयोग ने बनाई है, राज्यों से तो सलाह लेता नहीं था योजना आयोग, तो वो योजना असफल भी होती थी। ये मान लीजिए पूरा पैसा भी बर्बाद हो गया, योजना भी सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि योजना बनाने वाला दिल्ली में बैठा है, योजना बना रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, योजना बना रहा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के लिए। अरे वहां की वास्तविक स्थिति क्या है, वहां के राज्य से पूछो, राज्य बताएगा कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमें कितना वित्त चाहिए, किस तरह की योजना चाहिए, फिर आप योजना बनाओगे तो योजना सफल होगी। लेकिन योजना आयोग क्या करता था? अपने मन से योजना बना के राज्यों के ऊपर थोपता था कि आपको इसको लागू करना है, चाहे वो उपयुक्त हो या ना हो। तो इस समस्या से राज्य परेशान थे, राज्य डरे रहते थे, क्योंकि राज्यों की बात सुनी ही नहीं जाती थी, राज्यों का प्रतिनिधित्व ही नहीं था। तो ये समस्याएं थी योजना आयोग में। आप यदि इन समस्याओं को समझोगे तो नीति आयोग आप चुटकियों में लिख दोगे बिना बताए। इन सब समस्या को आप हटा दो तो बन जाएगा नीति आयोग। वही नीति आयोग है
कि राज्यों की भागीदारी बढ़े। यदि राज्य की कोई समस्या है, राज्यों के लिए योजना बनाना है, तो आप राज्य से पूछना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, जैसे मेरे गांव में कोई समस्या है, तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा जो गांव में रात दिन रहता हूँ, या जो बंदा दिल्ली में बैठ के मेरे गांव के लिए योजना बनाएगा, जिसने आज तक गांव देखा नहीं होगा कि गांव होता क्या है, गांव में लाइट होती है, गांव में पानी की क्या, जिसने कभी गांव देखा नहीं है, वो गांव के लिए अच्छी व्यवस्था बनाएगा। कि जो रात दिन गांव में रह रहा है, बचपन से आज तक गांव में रह रहा है, वो गांव की सारी समस्या बता के उनका हल। तो वही कंसेप्ट था कि आप योजना आयोग में ऐसी योजना बना रहे हो वहां बैठे बैठे, जो उस वहां के लिए उपयुक्त है या नहीं वो देख नहीं रहे। तो नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग नीचे से देखेगा, गांव स्तर से देखेगा कि किस तरह की योजनाओं की जरूरत है, फिर उनको सेंटर स्तर में ले जाएगा, यानी नीचे से ऊपर ले जाएगा। पहले योजना आयोग क्या करता था, ऊपर से बनाता था योजना, नीचे लाके लागू करता था, तो समस्याएं थी। तो इन्हीं सब समस्याओं का हल है अपना नीति आयोग। तो अब आपको समझना होगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप इतना जरूर करिए, यदि समझ में आ रहा, जरूरी उपयोगी लग रहे हैं लेसन, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से लोगों को इसका फायदा मिले, जो भी ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में यहाँ पढ़ते हैं तो उनकी ज़रूरत ना पड़े उनको। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने दोस्तों को तो आप शेयर कर ही सकते हो। ओके, नीति आयोग के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। समझ गए। ये भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, यहाँ तक दोनों सेम है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसका मतलब ये हुआ थिंक टैंक का कि विशेषज्ञ हैं बहुत सारे, जो सरकार को योजना नहीं सरकार के लिए बना के देंगे। नीति आयोग का काम योजना आयोग की तरह योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना नहीं है। नीति आयोग ये बताएगा कि आप कैसे प्रोजेक्ट लाओ, क्या चीज करो, क्या सुधार करो, कौन सी तकनीक लाओ कि और बेहतर हो चीजें। यानी थिंक टैंक है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालेगा, समाधान सुझाएगा। ठीक है, आपको बताएगा क्या करना चाहिए था, क्या गलतियां की, क्या ठीक होगा, और कैसे करें कि बेहतर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। जो जिनको जरूरत है, चाहे वो क्षेत्र हो चाहे व्यक्तिगत स्तर में जिनको जरूरत है, उन तक कैसे पहुंचाएं, ये सारी चीजें बताएगा वो। मतलब थिंक टैंक का मतलब सोच विचार करने वाला संगठन है। हर क्षेत्र के होंगे इसमें, अर्थशास्त्री होगा, ग्रामीण विकास से संबंधित लोग होंगे, ठीक है, और उद्योगों से संबंधित होंगे, तकनीक से संबंधित लोग जुड़े होंगे, प्रशासन से संबंधित लोग होंगे, जो कि हर क्षेत्र का विशेषज्ञ व्यक्ति बैठा होगा, बताएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे क्रियान्वित करें, ताकि इन सब का फायदा मिलके और जो गलतियां अभी तक हुई वो गलतियां ना हो और योजनाओं का उचित लाभ मिल सके। तो ये है थिंक टैंक का मतलब। अब बात आती है कि भाई नीति आयोग का संरचना क्या है, इसकी गठन क्या है, इसमें होता कौन कौन है। तो सबसे पहला अध्यक्ष होता है, जो कि पीएम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग में भी पीएम था। अब इसके बाद उपाध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति पीएम के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है ना, उसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है। जैसे आपको मंत्री पता होंगे ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो वो आपका नहीं मालूम तो पॉलिटी में कभी देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि ये कैबिनेट मंत्री के दर्जा होता है उप अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष सबसे ऊपर, फिर उपाध्यक्ष। इसमें एक सीओ होता है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो भारत सरकार के, यहाँ लिख के दे रहा हूं, भारत सरकार के जो सचिव स्तर का होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है भारत सरकार के सचिव। अब दो काम मैं आपको देता हूं, कमेंट करके बताना है, गूगल से देखिए। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, देखिए अध्यक्ष तो पता है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कौन है। ये दो क्वेश्चन है आपको, यदि आपने वीडियो देखा तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसका आंसर दें। गूगल करिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में सीईओ कौन है और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, 3 तक हो गया। अब और कौन होता है इसमें, इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, यानी फुल टाइम मेंबर होते हैं नीति आयोग में। अब भाई फुल टाइम मेंबर कौन होता है, राज्य मंत्री के समान इनको दर्जा मिल रहा होता है। जो फुल टाइम मेंबर होते हैं नीति आयोग को, उनको दर्जा होता है राज्य मंत्री का। अपन ने ऊपर क्या अभी देखा था, जो उपाध्यक्ष होता है उसको दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री का। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। पूर्णकालिक सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा होता है। पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो ऑफ मेंबर कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ, 4 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के। गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, और जिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, दिल्ली, पुदुचेरी, अब जम्मू कश्मीर में वो हो गए,
तो देखिए राज्यों में तो सब में मुख्यमंत्री होता है, 2-3 जो यूटी है अपने, अभी तक पुदुचेरी दिल्ली था, अब कौन सा हो गया, पुदुचेरी दिल्ली, और अब हो गया जम्मू कश्मीर, वहां भी मुख्यमंत्री रहेगा। तो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता वहां का प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल बोलते हैं, तो वहां का प्रशासक, यानी कि अभी यह तक योजना आयोग में मुख्यमंत्रियों की भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन नीति आयोग का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ताकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें भागीदारी का हिस्सा दिया गया है ताकि वो अपनी बात रख सके। योजना आयोग में क्या था, योजना आयोग ने जो कुछ बोल दिया राज्यों को लागू करना पड़ता था, क्योंकि और ना ही राज्यों की बात सुनी जाती थी। अब क्या हुआ, राज्यों की बात सुनना तो छोड़िए, राज्यों की भागीदारी दे दी, मुख्यमंत्रियों को उसका हिस्सा बना दिया, तो अपने आप उनकी बात सुनी जाएगी, मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं। तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और जिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं उनको, ठीक है। तो एक गवर्निंग काउंसिल हो गया। यदि आता है गवर्निंग काउंसिल में टिप्पणी लिखने के लिए तो आप समझ जाइए, लिख देंगे। अंशकालिक सदस्य होते हैं जो अधिकतम 2 होते हैं। ये जैसे वो होते हैं जैसे कोई खास संस्थान है, कोई विश्वविद्यालय है, शोध संस्थान है, या अन्य कोई संस्थान की विषय विशेषज्ञ हैं जिनकी सलाह लेना तकनीक के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, या अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में, या उनको बेहतर प्रोजेक्ट बनाने में यदि जरूरत है तो अंशकालिक सदस्य भी इन शोध संस्थानों से बड़े बड़े जगह के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई कृषि विशेषज्ञ है और कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने, आप उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था, यानी विशेषज्ञता पे बल दिया गया। नीति आयोग ने यही एक खासियत है कि आपको अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो अर्थशास्त्री नियुक्त करिए, आपको कृषि क्षेत्र में करना है तो कृषि विशेषज्ञ रखिए, आपको अन्य कोई सेक्टर देखना है, तकनीक के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना है तो वैसे व्यक्ति को नियुक्त करिए। तो ये सब फायदे हैं नीति आयोग के कि आप वैसे विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकते हैं। तो अंशकालिक सदस्य, ठीक है, यानी पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, गवर्निंग काउंसिल, अंशकालिक सदस्य और विषय विशेष आमंत्रित सदस्य, यानी विशेषज्ञता प्राप्त, यदि पीएम नामित करता है अन्य किसी क्षेत्र विशेष व्यक्तियों को तो उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को तो उन्हें भी शामिल। यानी अब आपको एक बार और मैं रिवीजन करवाता हूं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ, पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और गवर्निंग काउंसिल, इन सब का आपको नाम याद रखना है। और इन्हीं के माध्यम से क्या हो सकता है, ये सब कंट्रोल, मतलब नीति आयोग संचालित होगा और नीति आयोग का फायदा अन्य लोगों को मिले। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखा कि योजना आयोग क्या था, योजना आयोग की जो कमियां थी वो नीति आयोग दूर करेगा और इसी उद्देश्य से नीति आयोग को लाया गया। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के कार्य क्या है, एक आखिर क्या काम करेगा। तो अब आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा, जब ये थिंक टैंक है यानी सोचेगा, समझेगा, शोध करेगा, बताएगा, तो वही इसके काम, यानी दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रोजेक्ट तैयार करना, यानी बताना कि आज से 10 साल 15 साल तक के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएं, क्या क्या परिवर्तन करने हैं, आज से आने वाले 15 साल में हमें क्या क्या कर लेना है, इस तरह की चीजें, हमें डिजिटल क्षेत्र में क्या कर लेना है, हमें कृषि में क्या कर लेना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है, ये सारी योजनाएं बनाएगा। तो यानी कि लागू करवाना नहीं इसका काम, एक जानकारी देना, थिंक टैंक, बताना कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब सलाह मशवरा, कहने का मतलब थिंक टैंक का मतलब सलाह मशवरा करना, बताना कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो। तो दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रोजेक्ट तैयार करना, अब लागू करवाना इसका काम नहीं है, ठीक है। सेंटर और स्टेट को प्रासंगिक तकनीक सलाह, यानी राज्यों को और केंद्र सरकार को जरूरत की तकनीकी सलाह भी देगा, विभिन्न क्षेत्रों की जो उनको तकनीकी सहायता चाहिए होगी, जानकारी चाहिए होगी, सलाह चाहिए होगी, वो नीति आयोग से ले सकते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो स्टेट। देखिए अब यही इसका फायदा है, मतलब इसने स्टेट को भी स्वतंत्रता दे रखी है कि यदि स्टेट कोई योजनाएं लागू करवाने में उनको समस्या आ रही है तो वो कोई तकनीकी सहायता मांगते हैं तो नीति आयोग उनको तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा, ताकि उद्देश्य यही है कि वास्तव में जो चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है उनका फायदा मिल सके, ना सिर्फ कागजों में रहे। यदि आपने राज्यों को क्या कर दिया, उपेक्षा कर दी, राज्यों की सहायता नहीं ली, तो असली मुद्दा तो वही ना, लागू तो राज्यों को करना, और आप यदि राज्यों से सहयोग लेंगे नहीं तो वो कभी भी योजनाओं का फायदा मिलेगा ही नहीं। इसी उद्देश्य के लिए नीति आयोग की स्थापना हुई है। सरकार की विभिन्न स्तरों पर ज्ञान और रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करना, यानी विभिन्न स्तरों का मतलब है चाहे वो तकनीक के स्तर पे हो चाहे अन्य कोई स्तर हो, अलग अलग स्तर में सरकार को क्या देगा, ज्ञान देगा, रणनीति सहायता प्रदान करेगा, विशेषज्ञता प्रदान करेगा। यदि सरकार, मान लीजिए अभी कोविड है,
अब कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की हालत तो बुरी हो गई है। अब जैसे कोरोना खत्म होगा तो नीति आयोग से मान लीजिए भारत सरकार ने मांगा कि आप बताइए अब अर्थव्यवस्था को कैसे वापस पटरी में लाएं, तो इसके लिए नीति आयोग सलाह देगा, फिर उसको सरकार को उचित लगेगा, उसको लागू करेगा और हो सकता है सब बेहतर हो जाए। तो यही काम है, इस तरह आप सोचोगे तो आपको गलत। यानी राज्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास, यानी जैसे राज्यों से पूछेगा आपको कोई समस्या, कोई तकनीकी सहायता, तो आप बताइए, आप हमें सलाह दीजिए, हम आपको सलाह देंगे, आप अपनी समस्याएं बताइए, हम उसका समाधान देंगे। इस तरह से काम करेंगे तो राज्य भी उचित भागे, क्योंकि बिना राज्यों के यदि देश चाहे तो कभी भी विकास नहीं कर सकता है। यदि देश को विकास करना है तो राज्यों का सहयोग हर हाल में जरूरत है भाई। केंद्र कहाँ तक कोई चीज करेगा, केंद्र अकेले थोड़ी कोरोना से लड़ लेगा। इसी तरह हर चीज में, यदि शिक्षा के, स्वास्थ्य के या अन्य अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र में देश को आगे बढ़ना है तो राज्यों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। यानी राज्य और केंद्र के बीच जो गतिरोध है उनको कम करना ही पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना हर हाल में जरूरी है, तो वो आपको ध्यान रखना। ग्राम स्तर परियोजनाएं बनाने के तंत्र, यानी अभी तक क्या होता था, दिल्ली से योजना बनी और गांव स्तर तक लाके लागू कर दी। यानी ऊपर होता था दिल्ली और नीचे तक चली आई, राज्य स्तर, जिला स्तर, गांव स्तर में लगा दी, भले वो गांव के लिए उपयोगी हो योजना या ना हो। अब लेकिन नीति आयोग क्या करेगा, वो सबसे पहले गांव स्तर पे सर्वे करेगा, जानेगा कि क्या जरूरत है गांव की, गांव को क्या चाहिए, गांव में क्या चीज नहीं है। कोई योजना आती है तो गांव के लोग कैसे उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, कैसे जागरूकता, तो गांव स्तर से शुरू करके उसे ऊपर ले जाएगा। यानी बेसिक से शुरू करेगा कि यहाँ किन चीजों की जरूरत है, क्या लाना है, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर तक ले जाएगा। और अभी तक क्या था, ऊपर से नीचे लाना, यानी जो अप्रोच था अप से डाउन था अभी तक, अब क्या होगा, मतलब टॉप से डाउन था, अब डाउन से टॉप होगा। यही अप्रोच में दोनों के अंतर। अभी मैं अंतर में बात करूंगा, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है तो आपको बताऊंगा। ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, ये भी हो गया। सहयोगपूर्ण संघवाद, देखिए संघवाद का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जिस दिन से पॉलिसी। संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। तो यहाँ भी है, केंद्र सूची अलग है, राज्य सूची अलग है, तो लेकिन सहयोग नहीं मिलता एक दूसरे को। केंद्र को राज्यों का सहयोग नहीं मिलता और राज्यों को केंद्र का सहयोग नहीं मिलता। तो नीति आयोग क्या करेगा, नीति आयोग का पर्पज होगा कि केंद्र राज्यों को और राज्य केंद्र को एक दूसरे को सहयोग दें। यानी कि संघवाद तो रहेगा, शक्तियां तो दोनों की अलग अलग है ही, तो इसको हमने संघवाद दी। संघवाद का मतलब केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां होना, तो संघवाद तो है ही, लेकिन सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ाए। यानी संघवाद होते हुए, शक्तियां अलग अलग होते हुए भी केंद्र और राज्य एक दूसरे को सहयोग देंगे, तो इसके लिए बोलते हैं सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। बहुत महत्वपूर्ण है, यदि कभी टिप्पणी लिखने को आ जाए कि नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, टिप्पणी करो तो इसका मतलब यही है, आपको इसी तरह लिखना होगा, ठीक है। नीति आयोग के दो हब, यानी नीति आयोग के लिए दो चीजें बनाई गई हैं, दो हब जो काम करेगा। एक टीम इंडिया हब है और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या करेगा, टीम इंडिया यानी भारत की क्या है, टीम है, तो इसका काम क्या है, राज्य और केंद्रों के बीच समन्वय। यानी जो राज्य और केंद्र के बीच जो हमेशा गतिरोध रहता है ना, कि केंद्र की बात है, राज्य नहीं मान रहा, वो मुख्यमंत्री अलग कह रहा, दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री अलग कह रहा, तीसरे राज्य का मुख्यमंत्री, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। तो इस तरह की जो चीजें हैं गतिरोध, इसको दूर करेगी टीम इंडिया हब। और एक नॉलेज एंड इनोवेशन, ये क्या करेगा, नए नए तरीके लाएगा, बेहतर इनोवेशन बताएगा, कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करो, कैसे तकनीक का उपयोग करके विकास के। तो ये दो हब है, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इनको आप नाम याद रखोगे तो लिख दोगे तो और आंसर बेहतर हो जाएगा। अब यदि हम नीति आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो अभी तक आपको उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि क्या है। इसका उद्देश्य यही है, सहकारी संघवाद को बढ़ा। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैंने बार बार किया है। संघवाद का मतलब क्या है, सहकारी संघवाद का मतलब, सहकारी का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर। अब सहकारी है तो मिलजुल कर, संघवाद का मतलब आपको पता ही है, तो मिलजुल कर केंद्र और राज्य आपस में काम करेंगे तो उसका प्रभाव तो अच्छा होगा, क्योंकि गतिरोध नहीं रहेगा, तो केंद्र की बात राज्य अच्छे से लागू करेंगे, राज्यों की भी बात केंद्र अच्छे से सुनेगा, उनकी समस्या का समाधान करेगा, उनको उचित वित्त वितरण करेगा, तो समस्या समाधान होगा और देश का विकास होगा। राज्यों की सक्रिय सहभागिता रहेगी, जब राज्यों की बात सुनी जाएगी तो उनको भी लगेगा कि चलो हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी समस्या समाधान की जा रही है, तो हम क्यों ना विकास में भागीदारी करें। तो यही है कि राज्यों की सक्रिय सहभागिता का होना।
शैक्षणिक शोध संस्थानों के बीच साझेदारी और प्रोत्साहन। विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक शोध संस्थान हैं जो सरकार को बताएंगे कि आप कैसे नई तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें, नई नई योजनाएं, नए प्रोजेक्ट, बेहतर आप कैसे स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, डिजिटल अर्थव्यवस्था के, ये सारी चीजें शोध संस्थान चीजें बताएंगे और सरकार उसको लागू करेगी। ये नीति आयोग का उद्देश्य है। तकनीकी विकास और उपयोग को बढ़ाना, यानी तकनीक के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहेगा ताकि उनके उपयोग करके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मेंस में लिखने को आ सकता है, इसको देखिए आप। केंद्र और राज्य संबंधों में नीति आयोग की भूमिका को स्पष्ट करो, यानी केंद्र राज्य संबंधों में नीति आयोग क्या अहम भूमिका निभा सकता है या इससे क्या नया कुछ होने वाला है, इसको आपको स्पष्ट करना है। बिल्कुल आप कर सकते हो यदि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा नीति आयोग क्यों आया, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि योजना आयोग क्यों गया। तो यदि योजना आयोग की कमियां समझ में आ गई होंगी तो आप उन कमियों को दूर करो, यानी कि योजना आयोग को ले आओ। तो वही है कि यदि जो अभी तक योजना आयोग की वजह से जो समस्याएं थी, कमियां थी, उनको दूर करोगे तो आपको योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच काम करेगा। देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों के साथ सक्रिय भागीदारी। अभी तक मैंने जितना समझाया है, यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो मैं यहाँ बहुत जल्दी से सिर्फ रीड करूंगा, बताने वाली कोई बात ही, क्योंकि जो भी चीजें लिखी मैं सारी चीज इसके ऊपर कार्यों में, लक्ष्य में, आने के उद्देश्य में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, उन्हीं को मैंने फिर यहाँ एक बार लिख दिया ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि आपने पढ़ा नहीं। राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा। बिल्कुल, राज्यों की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सशक्त राज्य बनेगा कैसे? यदि राज्यों की बात सुनेगा केंद्र, राज्यों की समस्या का समाधान करेगा, राज्यों को वित्त का वितरण करेगा, तो राज्य क्या होंगे? सशक्त। और जब हमारे राज्य मजबूत होंगे तो देश तो अपने आप मजबूत होगा ना, क्यों? क्योंकि राज्यों से ही देश, यदि हमारे राज्य कमजोर रहेंगे तो देश कभी मजबूत हो नहीं सकता। तो पहले राज्य सशक्त होंगे, और राज्य सशक्त होंगे तो केंद्र अपने आप सशक्त होगा, यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। आई थिंक बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसी तरह ही लिखना। ग्राम स्तर पर योजना तैयार की जाएंगी। अभी तक सेंटर, केंद्र दिल्ली में योजना बनाते थे, गांव में लागू करते थे। अब क्या होगा? गांव में योजना बनेगी और उसको सेंटर तक ले जाया जाएगा, यानी उच्च स्तर तक पहुंचाना, गांव से स्तर से उच्च स्तर तक। अंतर क्षेत्रीय और विभागीय मुद्दों के लिए एक मंच, यानी जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय विवाद होते थे या विभिन्न विभागों के जो विवाद होते थे, उनके लिए नीति आयोग एक मंच प्रदान करेगा ताकि इस तरह की समस्या का समाधान करके गतिरोध को दूर किया जाए और विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जाए। तो अंतर क्षेत्रीय और विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा नीति आयोग। सुशासन और न्याय संगत विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा ताकि अनुसंधान भी हो सके नए और जो हितधारक है, जिनको इन सब की जरूरत है, उनके तक इन सब की जानकारी पहुंचे, इन सब का फायदा मिले। ये भी नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण राज्यों के साथ काम करेगा। नीति आयोग विकास की नीति को केंद्र से राज्यों की तरफ ले जाएगा। अभी तक क्या था? विकास हमेशा केंद्र से राज्यों की तरफ था। अब क्या होगा? नीति आयोग के बाद राज्यों के पास वास्तविक शक्ति आएगी और राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी और विकास का मार्ग राज्यों से होते हुए केंद्र की ओर जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि पहले केंद्र से राज्यों की ओर चीजें आती थी, योजना हो, चाहे आवंटन हो, चाहे को। अब क्या होगा? इसका उद्देश्य कि राज्यों से हम शुरू करके केंद्र की, यानी हर राज्य को सहभागी बनाए, हर राज्य को प्रोत्साहित करे, हर राज्य की समस्या को सुने और उनको सलाह देगा नीति आयोग कि आप कैसे चीजें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हो, तो पूरा देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। यदि हर राज्य अपने अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर ले तो देश का तो अपने आप स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ना। नहीं तो देश तो, केंद्र सरकार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं करेगा जब राज्य नहीं सुधारेंगे। तो वही उद्देश्य है आपको। तो इस तरह की चीजें होंगी तो केंद्र को भी फायदा मिलेगा, राज्यों को भी फायदा मिलेगा, देश को भी फायदा मिलेगा। जननांग की लाभांश, जो हमारे पास युवाओं की एक लंबी जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या है, शिक्षित बेरोजगारी है, उनको प्रशिक्षित करो, उनको तकनीक का ज्ञान दो, उनका कौशल बढ़ाओ, उनके साथ लिंग भेदभाव को समाप्त करो, रोजगार का माध्यम से युवाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, उनकी क्षमता का लाभ उठाओ। ये सारे काम होंगे नीति आयोग के माध्यम से। गरीबी उन्मूलन और भारतीयों को गरिमा और आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर भी देगा नीति आयोग। यानी जो गरीबी है देश में, ठीक है, जो दबे कुचले विकास की
मुख्य धारा से जो कटे हुए लोग हैं उनको भी सम्मान मिलेगा, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, क्योंकि अब योजनाओं की शुरुआत केंद्र स्तर से ना होके गांव के स्तर से देखा जाएगा कि क्या समस्याएं हैं गांव की, किस चीज की जरूरत है, तो ये सारे ध्यान दिया जाएगा। नीति आयोग विकास की प्रक्रिया में दिशात्मक योगदान दे सकता है, यानी दिशा दे सकता है कि कैसे विकास किस तरह से करना है। बस अभी तक सारी बातें समझ में आ गई, तो ये आखिरी बात तो समझ में आ जाएगी कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। तो पहला, नीति आयोग क्या है, एक सलाहकारी या थिंक टैंक है, लेकिन योजना आयोग थिंक टैंक नहीं था। यहाँ तो लोग फिक्स थे और वो उनका काम था योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, उनको लागू करना, राज्यों को धन वितरण करना, राज्यों को योजनाएं और ज्यादा कुछ सहायता न करना, न राज्यों की बातें सुनना। लेकिन ये क्या है, थिंक टैंक है, सोचेगा, विचारेगा, नए आइडिया लाएगा कि कैसे कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, ये बॉटम से टॉप में जाएगा, यानी गांव स्तर से मॉडल शुरू होगा और दिल्ली तक सेंटर स्तर तक जाएगा। लेकिन अभी तक क्या था योजना आयोग में, ये दिल्ली से शुरू होती थी योजना और फिर नीचे के स्तर में आती थी। तो नीति आयोग है बॉटम से टॉप, और इसको बोलते हैं टॉप टू, यहाँ है टॉप टू बॉटम अप्रोच। राज्यों का महत्व इसमें क्या होगा, नीति आयोग में बढ़ेगा, राज्यों की सहभागिता बढ़ेगी, राज्यों का अपनी समस्या बताएंगे, उनको लगेगा कि अब उनकी कोई समस्या सुन रहा है, इसको कहते हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा। लेकिन योजना आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं था, सहकारी संघवाद टाइप की चीज थी ही नहीं, वहां राज्यों का महत्व नहीं था, राज्यों की बात ही नहीं सुनी जाती थी, उन्हें तो फोर्स किया जाता था कि आपको ये योजना लागू करना है, मतलब करना है, बात खत्म। यहाँ वित्त का, नीति आयोग वित्त का वितरण नहीं करेगा, लेकिन योजना आयोग वित्त का आवंटन भी करता था, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग में विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में अनुसंधान करने वालों को या विषय विशेषज्ञता रखने वालों को अंशकालिक पूर्वकालिक सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन योजना आयोग में इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं थी विषय विशेषज्ञता की, बस एक योजना आयोग था, कुछ लोग चाहिए थे, वहां पे बैठा दिए जाते थे, इस टाइप की चीज थी। वहीं नीति आयोग नीति को लागू नहीं करवाता है, सिर्फ नीति आयोग का काम है सोचना, विचारना, नए आइडिया लाना, फिर उनका बताना, सलाह देना। और नियोजन आयोग का काम था नीतियां बनाना, उनको धन वितरण करना और उनका बताना कि आपको कैसे लागू करना है, मतलब कहने का मतलब बना के नीतियां दे रहा था। लेकिन नीति आयोग नीतियां नहीं देगा आपको, सिर्फ आइडिया देगा, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से लेसन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, प्री मेंस, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू में भी नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। इतना आप जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। ओके, थैंक यू।